ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जैसे अब आप कुछ अलग करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने 3-4 जगह जॉब की है पहले, उसके बाद अब मैं अपना खुद का कुछ करने का प्रयास कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ के अब मैं खुद का कुछ कर रही हूँ। अब ये करने के रास्ते में आचार्य जी, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत का ये सामना करना पड़ रहा है। इस प्रश्न मैंने आपसे पहले भी पूछा है, लेकिन मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ। जैसे जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप अपने काम पे ध्यान देना चाह रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में उस टाइम में आप पे हावी हो जाती हैं, या मैं उन्हें हावी होने देती हूँ, ऐसा कह सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या अकेलापन महसूस करना, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी पूछा था, तो आपने कहा था कि अपने जीवन में और चीज़ों को लेके आओ, तो मैंने वैसे किया भी है। और पूरी दिनचर्या में काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो मुझे करनी होती हैं, और मैं करती भी हूँ। मान लीजिए मैंने रखा है 4 घंटे मुझे ये चीज़ पे काम करना है, जिससे आगे अपना खुद का कोई काम बिल्डअप करना है तो मैं कर सकूं। मैंने टाइम तो रखा है, मैं कर भी रही हूँ, लेकिन वो करते हुए भी मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि काश कोई हो, या मैं किसी से बात कर सकूं, या मान लीजिए घर में जैसे कोई गुजर गया है तो जैसे मम्मी की याद आ जाना। और ये सब चीज़ें जब आती हैं तो मेरे काम का समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ ठीक से। ये तो कुछ अलग मैं करना चाह रही हूँ, वहाँ तक तो मैं आ गई, कोशिश भी चालू कर दी, लेकिन ये चीज़ की वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं लगभग तीसरी बार आपसे यही प्रश्न पूछ रही हूँ, तो इस पे मुझे कुछ बताइए। देखिए, जो बिल्कुल मूल बात है वो तो यही है कि सहना पड़ेगा, ठीक है। किसी तरह कि मैं आपको सांत्वना दूं उससे पहले जो बिल्कुल सीधी बात है वो हम समझ लें। सही जिंदगी जीना एक तरह से प्रकृति द्रोह की घटना होती है, और जो सही जिंदगी जी रहे हैं, हमारे भीतर की व्यवस्था, ये जो शारीरिक व्यवस्था है, और हमारे बाहर की व्यवस्था, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये दोनों ही उनको माफ नहीं करते। तो कलेजा कड़ा करिए। आगे भी और बातें बोलूँगा, मैं रुक नहीं जाऊँगा यहाँ पे, लेकिन जो पहली बात है देखिए, वो पहले बोलनी चाहिए ना। झूठ मूठ का मैं आपको ढांढस बंधाऊँ जिससे कुछ होना नहीं तो कोई लाभ नहीं। मैं मानता हूँ कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे सीधी सीधी खरी खरी बात कर सकता हूँ, है ना। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप सही ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपका शरीर ही आपके खिलाफ हो जाता है। कम से कम शुरुआत में। फिर धीरे धीरे आप शरीर को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दें कि बेटा तेरी चलेगी नहीं, तो फिर वो ढर्रे पर आने लगता है, लेकिन उसमें समय लगता है। शुरू में कई सालों तक तो आप पाएंगे कि आपकी शारीरिक व्यवस्था ही भीतर से आप पर घात कर रही है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, भावनाएं उल्टी पुल्टी आने लग जाती हैं, विरोधी विचार उठने लग जाते हैं, आलस आने लग जाता है, नींद ज़्यादा आने लग जाती है। कुछ भला करने निकलो, घुटने में दर्द होने लग जाता है। लोग आए हैं, बोले हैं कि वैसे हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आचार्य जी आते हैं, आपके सामने बैठते हैं, पीठ में अचानक से बहुत ज़ोर का दर्द उठता है।
तो पहले कहीं कभी उठा नहीं, पहले उठता ही नहीं। कल गए थे, फिल्म देखी थी 3 घंटे पूरा, कोई दर्द नहीं उठा, एकदम मजे में बैठे हुए थे। आपके सामने बैठते हैं, 10 मिनट के अंदर पीठ झनझन झनझन। मैंने तो कहा देखो तुम्हारा चक्र जागृत हो रहा होगा। बहती गंगा में हाथ धो लो, मैं काहे को ना बोलूं। आध्यात्मिक गुरु हूं भाई, मेरे सामने चक्रा नहीं जागृत होगा तो कहां जागृत होगा। इन्हें कौन बताए कि हमारे अचेतन में जो जंगल बैठा हुआ है वो चाहता नहीं कि तुम जंगल से बाहर आओ। मेरे सामने बैठते हो तो खतरा पैदा हो जाता है, जंगल छूटने लग जाता है, तो फिर शरीर हर तरीके से भीतर ही भीतर साजिश करता है। कभी कहीं खुजली होने लगेगी, पीठ दर्द होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा, रोने का मन करने लगेगा, उल्टी पुल्टी भावना उठेंगी, भूख लगाएगी, अचानक लगेगा 10 तारे, शौचालय की तरफ भागो, कुछ भी होने लग सकता है, सब होने लग जाता है। तबीयत खराब हो जाती है, लोगों की वास्तव में तबीयत खराब हो जाती है, उल्टियां आ गई। और जो समाज है बाहर का, वो तो जाहिर सी बात है पसंद करते ही नहीं है कुछ उल्टा पुल्टा करो तो क्या करना है? मैंने पहली चीज कही, सहना है, सहो। और जब सहो और लगे कि टूटने की नौबत आ रही, तो अपने आप को याद दिला दो कि सहना तो है ही। वो जिंदगी सहें या ये सहें, तब सहना आसान हो जाएगा। सहना तो है ही, तकलीफ तो है ही, कौन सी तकलीफ चुने? उस तकलीफ से तो ये तकलीफ बेहतर है, तो यही सुन लेते हैं। ये पहली बात है। तो क्या सहते ही रहना पड़ेगा? नहीं। हमने पहली बात ये कही कि अगर अनुशासन रखोगे, शरीर को अगर शिक्षा देते रहोगे, एक तरह की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, तो शरीर भी ढर्रे पे आने लग जाता है। शरीर से मेरा क्या वास्ता? शरीर से मेरा मतलब है जो आपकी भावनात्मक वृत्तियाँ होती हैं, जो आपके सब हार्मोनल अपसर्जेस होते हैं, ये सब भी फिर ठीक होने लग जाते हैं। क्योंकि वो बेमकसद नहीं थे, वो इसीलिए थे ताकि वो आपको हरा दें, ताकि वो आपका विद्रोह जो है उसको असफल कर दें। जब उन्हें दिख जाता है कि ये बंदा मानने का नहीं, तो फिर वो खुद ही शिथिल होकर के चुपचाप शांत हो जाते हैं। कोई आपको परेशान करने भी तभी आता है, चाहे भीतर से चाहे बाहर से, जब उसे उम्मीद होती है कि आप परेशान हो जाएंगे और हार मान लेंगे। जब आप ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि आप हार नहीं मानने वाले, तो जो आपको परेशान करने भी आ रहा होता है ना, चाहे बाहर से चाहे भीतर से, वो भी फिर प्रयास करना छोड़ देता है। वो कहता है इस बंदे पे बहुत आजमाने से फ़ायदा नहीं, ये एड़ा है, ये नहीं सुनता। इसका सरदर्द कर दो तो ये दुखते सर के साथ भी जिधर जाना चल देगा। इसको बुखार कर दो, ये बुखार लेके भी जहां जाना है वहां चला जाएगा। इसको परेशान कर दो, ये अपनी सारी परेशानी के साथ भी जो करना है करेगा जरूर। तो क्या फायदा फिर इसको परेशान करने से? इसको छोड़ो, पगला है। ऐसे ही हो जाओ पगले, जिसे सब छोड़ दें। काम के ही मत रहो किसी, उल्टे पुल्टे पेड़ जैसे हो जाओ, फिर कोई नहीं आएगा तुम्हें काटने। चीन में कहते हैं ना, जो सबसे टेढ़ा मेढ़ा पेड़ होता है उसे छोड़ देते हैं, बेकार है, बेकार हो जाओ बिल्कुल, फिर कोई नहीं आएगा तुम्हें छेड़ने। मतलब समझिए इस बात का, हम चाहते क्या है कि हम आंशिक विद्रोह करें। आंशिक विद्रोह का क्या मतलब होता है? आंशिक विद्रोह का मतलब होता है जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे, लेकिन जहां काम कर रहे हैं वहां काम नहीं करेंगे। ऐसे चलेगा ही नहीं। तुम समझो बात को, देखो ये पूरी एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत व्यवस्था है, ये होलिस्टिक है मामला। देखो आप जहां रहते हो, आप जहां जाकर के खरीदारी करते हो, आप जहां जाके मनोरंजन करते हो, और आप जहां जाके पूजा करते हो, और आप जहां जाकर के काम करते हो, ये पांचों एक ही जगह होती हैं।
ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये एक होती हैं। आप जहाँ पूजा करते हो, आप जहाँ रहते हो, आप जहाँ खरीदारी करते हो, माने जहाँ से आप अपनी भौतिक ज़रूरतें पूरी करते हो, और आप जहाँ काम करते हो, ये सब जो जगहें हैं ये एक होती हैं, बिल्कुल एक होती हैं। ये आपको लगता है कि ये हमने 4-5 अलग अलग जगहों का नाम ले लिया, नहीं है, 4-5 अलग अलग जगह नहीं है, ये एक ही जगह है। और आप अगर चाहते हो कि इनमें से किसी एक को बदलो, तो आपको 5 बदलनी पड़ेंगी। तो आप गलती क्या कर देते हो? देखो, आप आंशिक विद्रोह करते हो, क्योंकि आपकी समझ आंशिक है। आपको अगर दिख गया कि आप घटिया जगह पे काम कर रहे हो, आप वो काम बदलना चाहते हो, तो आप बस उस काम को बदलते हो, आप अपनी बाकी जगह नहीं बदलते। आप जिसको पूज रहे हो उसके बदले बिना उसको कैसे बदल दोगे? आप कर्म से जिसकी सेवा कर रहे हो, अगर आप अभी भी उन्हीं को पूजनीय मान रहे हो जिनको पहले मानते थे, तो आप याद रखो, काम भी फिर वहीं करते रहोगे जहां पहले कर रहे थे। आप अगर वहीं भी अभी जा कर के मनोरंजन करते हो, मटर गश्ती करते हो, खरीदारी करते हो जहां पहले करते थे, तो आप ये नहीं कर पाओगे कि आप उस काम को छोड़ दो जो आप पहले करते थे। आप अपना पुराना काम छोड़ दो, लेकिन अपने पुराने यार दोस्तों को यथावत रखो, तो आपको पुराने काम में भी लौटना पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक है, वो पूरी एक व्यवस्था है। वो जो यार दोस्त हैं आपके पुराने, वो ये बर्दाश्त करेंगे ही नहीं कि आपने वो पुराना काम छोड़ दिया। हो सकता है वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना आपको बोलें, ये भी हो सकता है कि वो ऊपर ऊपर से आपका समर्थन करें कि नहीं यार, तूने बड़ा अच्छा काम किया, तूने उस तरह का सब पुराना काम छोड़ दिया और अपने लिए कुछ नया शुरू कर रहा है। वो हो सकता है मुंह से ऐसा बोलें, लेकिन उन दोस्तों का अपना जीवन कैसा है? उनका अपना जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका पुराना जीवन था। तो जब आप उनके जीवन को देखेंगे तो आप में भी इच्छा उठेगी अपने पुराने जीवन में वापस जाने की। चाहते न चाहते भी वो आपके पुराने यार दोस्त आपको विवश कर देंगे आपकी पुरानी दुनिया में लौटने के लिए। तो जिसको नया जीवन जीना है उसको विद्रोह भी पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए तो विद्रोह इतना मुश्किल होता है। नहीं तो कोशिश तो बहुत लोग करते हैं कि कुछ नया कर लूं। कैसे नया कर लोगे? साहब कॉरपोरेट में काम करते थे, मोटी तनख्वाह थी, एकदम मोटी तनख्वाह थी, ठीक। फिर शादी करी, पत्नी आई, उसके बाद कहीं से इनके कुछ होश जागृत हो गए, तो बोले ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा तो मोटा कमा रहा हूँ, पर क्या यही करने के लिए पैदा हुआ था? कुछ और करना है। वो कुछ और करने निकले, 8 महीने करा, फिर छोड़ दिया। और ये बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ, कोविड के दिनों की है। 8 महीने करा, छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया? बोले लॉकडाउन लगा था, लगातार घर में रहना पड़ा, जो नया काम पकड़ा था वो छूट गया। मैंने कहा नहीं समझा मैं, जो तुमने इतना ऊंचा और अच्छा काम शुरू करा था, अपना पुराना वो नौकरी छोड़ के, तुमने छोड़ क्यों दिया? बोले 8 महीने घर पे रहना पड़ा। मैंने कहा तो? बोले 24 घंटे बीवी के सामने रहना पड़ता था। मैंने कहा तो? वो बोली मुझे वही चाहिए जिससे मैंने शादी करी थी। मतलब? बोले उसने शादी मेरी नौकरी से करी थी, उसने शादी मेरी नौकरी से करी थी। जब तक लॉकडाउन नहीं था तब तक मैं अपना बाहर रह लेता था, काम करता था, देर से घर आता था, खाता था, पीता था, सो जाता था, सुबह फिर भाग जाता था। तो हर समय मुझे इसके ताने नहीं झेलने पड़ते थे। लॉकडाउन में ये 24 घंटे सामने रहती थी, 8 महीने इसने मुझे ताने मारे। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं पुरानी नौकरी कर लूँगा। वो बार बार बोली अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये करने वाले हो तो मैंने तुमसे नौकरी नहीं की होती, तुमसे शादी नहीं की होती ना। मैंने किससे शादी करी थी? मैंने शादी करी थी एक हाई अर्निंग कॉरपोरेट प्रोफेशनल से,
और अब तुम कुछ और कर रहे हो, तो ये डिसलॉयल्टी हो गई ना, बेवफाई हो गई ना। तुम बेवफाई नहीं करोगे सनम? साजन, साजन, लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही साजन जी घर आ गए। तुम आंशिक विद्रोह करोगे कभी सफल नहीं हो पाओगे। लो सुनो बिल्कुल दो टूक बात, अगर पूरी तरह जिंदगी बदलनी हो तो फिर तुम्हें इस तरह के दोस्त त्याग किया, इस तरह के पति पत्नी भी त्यागने पड़ेंगे, नहीं तो ये तुम्हें बदलने ही नहीं देंगे। देवी जी का तर्क बिल्कुल सही था। बोली मैंने, बताओ शादी किससे करी थी, तुम कौन थे जिससे मैंने शादी करी थी? बोला मैं आईवी लीग का एमबीए था और एक टॉप कंसल्टिंग फर्म में काम करता था, डॉलर सैलरी आती थी, मैं वो था। बोली मैंने उससे शादी करी थी ना। तुम वो सब नहीं होते तो मैं तुमसे शादी करती क्या? तुम्हारा मुंह देख के शादी करते, तुम्हारी जेब देख के शादी करी थी। और सभी शादी जेब देख के ही करते हैं, मुंह देख के कौन करता है? बोली मुझे अगर पता होता कि तुम इस तरीके के हो जो कह रहा है कि अब 1 साल तक कुछ कमाऊंगा नहीं और जो आज तक कमाया है वो भी अपने स्टार्टअप में लगा दूंगा और कब कमाना शुरू करूंगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी कोई आमदनी आएगी भी कि नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं, मुझे पता होता कि तुम इस तरीके के हो और तुम ये करने जा रहे हो, तो मैं थोड़ी तुमसे शादी करती। भाई 5 लाख के तो मेरे ही बंधे हुए खर्चे हैं, जब तुम कुछ कमा नहीं रहे तो मेरे खर्चे कैसे उठाओगे? तो अब क्या है, अगर वाकई कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सिर्फ पुरानी नौकरी नहीं छोड़नी होगी, पुरानी छोकरी भी छोड़नी होगी। और यही बात छोकरियों पर भी लागू होती है। आप भी अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आपके आसपास के ये सब जो हैं अकलू पपलू, इनको भी त्यागना पड़ेगा। इनको रखे रखे आप थोड़ी अब जाकर के बीटेक के 24 साल बाद, एमबीए के 21-22 साल बाद अब जा करके मैं आईआईटी आईएम के व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोबारा जुड़ा हूँ, वो भी मुझे जोड़ दिया लोगों ने। मैं बिल्कुल अलग हो गया था। ये तो छोड़िए कि मिलता था, ये तो छोड़िए कि बात करता था, मेरे पास फ़ोन नंबर तक नहीं थे। क्योंकि अगर मुझे वो ज़िंदगी छोड़नी है, वो जो आम टिपिकल ज़िंदगी होती है एमबीए के बाद की, तो मुझे उनको भी छोड़ना पड़ेगा जो एमबीए के साथ के मेरे लोग थे। आप ये नहीं कर पाओगे कि आप वीकेंड पर पार्टी तो उन्हीं के साथ करने जा रहे हैं, उनके साथ आप पार्टी करने जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? उनकी दुनिया दूसरी है और उनकी दुनिया बड़ी आकर्षक है, उनकी दुनिया जंगल की दुनिया है, उनकी दुनिया में बहुत कुछ है जो चुंबक जैसा है और आपके भीतर अभी भी बहुत सारा लोहा मौजूद है, वो आपको खींच लेंगे। और अगर नए काम से आपका प्रेम लग गया है तो आप ऐसे लोगों की संगत अब क्यों रखना चाहोगे जो अभी भी पुराने ढर्रे के हैं? उनके साथ आपका मन लगेगा भी नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम करते हैं आंशिक विद्रोह। हम नौकरी बदल देते हैं, संगत पुरानी छोड़ देते हैं, और जो पुरानी संगत है ये आपको फिर खींच करके पुरानी नौकरी में डाल देगी। कोई भी आप विद्रोह कर रहे हो, उसको सफल अगर करना है तो उसे पूर्ण रखना होगा। पूर्ण से मेरा आशय है आप किसी नई सुंदर ज्योतिर्मय दिशा की ओर बढ़ रहे हो। जो लोग तैयार हों आपके साथ अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने के लिए, उनकी संगत रखो। जिन्होंने अंधेरों में ही स्थायी अड्डे बना लिए हों उनकी संगत रखोगे तो उन्होंने तो तय कर रखा है कि वो अंधेरे में ही रहेंगे। आप रोशनी में जा रहे हो तो क्या वो आपको रोशनी में जाने देंगे? वो आपको नहीं जाने देंगे। ये बात कुछ आ रही है समझ में? सबसे खतरनाक हालत उन लोगों की होती है जो रोशनी में मौजूद होते हुए भी अंधेरे से अपने रिश्ते कायम रखना चाहते हैं। अंधेरा उन्हें खींच लेता है पीछे, वापस लील लेता है। या तो जो अंधेरे के निवासी हैं उनसे बोलो देखो
मैं जिधर को जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। वो आपके साथ चलने को तैयार हो, अच्छी बात है। आपके साथ चलने को नहीं तैयार हैं, फिर भी आप उनसे रिश्ता रख रहे हो, आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। काश कि ऐसा हो पाता कि ये तकलीफ ना होती। मुझे कोई बहुत प्रसन्नता नहीं हो रही है आपको बताने में कि कुछ संबंध हैं जो अनिवार्य रूप से तोड़ने पड़ते हैं। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है बताने में, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको नहीं बताऊं तो ये भी गलत होगा ना। तो सच्चाई बताना ज़रूरी है, आपको बताए दे रहा हूँ। फिर भीतर उठता है क्लेश, फिर आदमी भीतर से वैसे ही बिल्कुल चिर जाता है, फट जाता है, जैसे अभी आपकी दशा है। क्योंकि आपने काम बदलने की ठानी है, पर बहुत कुछ जो पुराना है उसको आप नहीं बदलना चाह रहे, पुरानी मानसिकता नहीं बदलना चाह रहे, भीतर का जो पुराना माहौल है वो नहीं बदलना चाह रहे, पुरानी जगह नहीं बदलना चाह रहे। नहीं हो पाएगा। जिन्हें जीवन में वाकई कुछ नया करना हो, उन्हें चाहिए कि वो अपना माहौल जितना बदल सकते हो बदल दें। मैं तो कह रहा हूं कपड़े भी बदल दो, घर भी बदल दो, जगह बदल दो। किसने तुमसे कह दिया कि तुम किसी एक ही जगह के बंधक हो इस पृथ्वी पर? क्यों बैठे रहना है तुमको जहां भी तुम रहते हो, दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, जहां भी रहते हो? देने वाले ने तो पूरी पृथ्वी ही तुमको दी हुई है ना। जीवन बदलना चाहते हो तो जगह बदलो। सबसे पहले आ जाओ यहाँ गोवा में रहना शुरू कर दो, क्या समस्या है? पर ये बात हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो, वहाँ क्यों नहीं? वहाँ गुप्ता जी की बेकरी है, तो हम वहीं के कुकीज खाते हैं। तो इस मारे तुम जहाँ रहते हो वहीं पड़े रहोगे, गुप्ता जी की बेकरी। ऐसे कैसे छोड़ दें? वहाँ तो कहते, तो वो सब नहीं छोड़ सकते तो फिर कुछ भी नहीं छूटेगा तुमसे। बोल रहे पर ये हमारा पुराना शहर है, ये हमारी नस नस में दौड़ रहा है, हम यहीं के वासी हो गए हैं। माने क्या बता रहे हो? कि तुम भी वैसे ही गंधाते हो जैसे तुम्हारा वो शहर गंधाता है? क्योंकि हमारे तो ज़्यादातर शहर ऐसे ही हैं, खुली नालियों वाले, दुर्गंध से भरपूर। वहां तुम्हें ऐसा क्या मिल रहा है कि तुम्हें वहां फंसे रहना है, वहीं पड़े रहना है, और बोलते हम यहीं के तो बाशिंदे हैं। नाम भी वहीं का रख लेते हो। वहां क्या ऐसा है मुझे बताओ? भावनाएं अलग रखो। जीवन में स्थान मुक्ति का और चेतना का है, भावनाएं बहुत पीछे की बात है। बड़ा लोगों को आनंद आने लग जाता है। नाम के पवन कन्नौजी, वहां क्या ऐसा है भाई? बोलो नहीं, हम तो दो मिले गए, दो कानपुरी मिले, आनंद आ गया। क्या है वहां ऐसा? समाज का शिकंजा है बस वहां पर, बहुत जबरदस्त। वहां रहते हुए तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे बाबा। और भारत ने बड़ी गलती करी है। हमारे पिछड़ेपन के बड़े से बड़े कारणों में ये एक है। यूरोप की इतनी तरक्की क्यों हुई? क्योंकि वो लोग निकल निकल के पूरी दुनिया पर छा गए। और ये हिंदुस्तानी मन है हमारा, विशेषकर उत्तर भारतीय मन, जो कहता है हम कानपुरी हैं तो कानपुरी ही रहेंगे, नहीं निकलेंगे बाहर। और उसमें बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि कानपुरियों की निशानी ये है। ऊपर वाली जेब में तंबाकू होता है, मुंह में गुटखा होता है, पतलून पे गुटखे के छींटे होते हैं, और मुंह पे वो थूक होता है जो किसी दूसरे गुटके वाले ने मारा होता है। आपस में बात भी करते हैं तो एक दूसरे पे थूकते रहते हैं ना। आहा हा हा, मुझे गर्व है। वहां क्या रखा है? और मैं असम्मान की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, उसी उत्तर प्रदेश से मैं भी उठा हूं, आदर भी है वहां के लिए, वहां की भलाई भी चाहता हूं, लेकिन एक बहुत खरी खरी बात पूछ रहा हूं। नहीं हो पाएगा।
बचपन में थे बहुत छोटे, 5वीं छठी में कविता पढ़ी थी, एक बूंद, आपने भी पढ़ी होगी, हिंदी में होती थी। तो था वो बूंद थी, वो बादल से निकल के चलती है, वो बहुत डरती है, सोचती है मिट्टी में मिल जाऊंगी बर्बाद हो जाऊंगी, रेत में मिल जाऊंगी मेरा क्या होगा। हर तरीके के उसको विचार आते हैं, न जाने मेरा क्या होगा, बादल से निकल के चली हूँ, इतनी छोटी सी हूँ, बादल में रहती थी, ऊपर रहती थी, सुरक्षित थी, ये मैंने क्या कर दिया, बादल मेरा घर था, मैंने घर क्यों छोड़ दिया। और उसको तमाम तरीके के अनिष्ट के विचार आते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, एक सीप खुली होती है, सीप, और वो बूंद जाके उस सीप में गिर जाती है और वहाँ मोती बन जाती है। और फिर कवि का वक्तव्य कुछ इस तरीके से था कि घर से निकलना बूंद लो कुछ और ही देता है कर, आप अभी गूगल वगैरह करेंगे तो देख लेंगे। और बड़ी सुंदर पंक्ति थी कि घर से निकलते वक्त बड़े डर के और अनिष्ट के और अपशकुन के विचार आते हैं, पर जो घर से निकला नहीं वो कभी मोती नहीं बन पाएगा, वो भारत की तरह ही रहेगा कि भारत है, यहाँ पे है अपना, इतनी सारी आबादी हो गई है जो यहीं सड़ रही है। अरे फैल गए होते, अच्छा लगता कि दुनिया के अन्य देशों में, अन्य द्वीपों में, अन्य महाद्वीपों में भारतीय आबादी कुछ देखने को मिलती। भारतीय तो जो बाहर भी गए हैं अधिकांशतः वो पिछले 50-100 सालों में गए हैं, वो भी अंग्रेज़ों की देन है कि कुछ भारतीय बाहर निकल गए, नहीं तो यहीं सब पड़े हुए थे। रिवाज और बना दिया था कि जो लोग समुद्र पार करते हैं ना वो पापी हो जाते हैं, समुद्र पार करना पाप होता है, तो जहाँ के हो बस वहीं के पड़े रहो, भाई दूसरे से मिलो तो पूछो कौन गांव के हो भैया। 2 बातें पूछनी बहुत ज़रूरी होती है, पहले कौन जात हो और कौन गांव के हो, बस यही कुल तुम्हारी पहचान है, टोटल आइडेंटिटी, कौन गांव के हो कौन जात के हो, पड़े रहो। और फिर जब वहाँ पड़े रहोगे तो पुरानी बातें सब याद आएंगी, आपका गला इसीलिए रूंधा हुआ है, पुराना माहौल तो पुरानी यादें कि नहीं, पुराना माहौल पुरानी यादें। ये ऐसी सी बात है, किसी से ब्रेकअप कर लो और फिर हर शाम को जाकर के उसी कैफे में बैठा करो जहां डेटिंग करते थे, तो क्या होगा, वहां बैठ के रोगे और कुछ नहीं होगा, टुप 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 कि व्हाट डू यू लाइक विद योर टी, टीयर्स। वहाँ चाय रखी हुई है और उसमें आंसू घोल के पी रही हैं, और उसी टेबल पे बैठे हैं जहाँ वो बैठा करता था सामने, काहे को वहाँ पे सड़ रहे हो। और लोग चाहिए होते हैं, जहाँ आप बैठी हुई हो वहाँ नहीं मिलेंगे और लोग आपको बात करने के लिए, संबंध बनाने के लिए, वहाँ मिल ही रहे होते, तो वहाँ आपको विद्रोह क्यों करना पड़ता। सर्वप्रथम दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि घर बैठे मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। स्वर्ग भी इसी जमीन पर है, नरक भी यहीं है, पर स्वर्ग तो खोजना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, तब मिलता है। क्षेत्रीय दंभ रखने से कुछ नहीं हो जाता। अजी साहब, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या है, आप बिजनौर आए कभी, हाँ आपको दिखाएंगे, ये नासा वाले एक रिक्शा नहीं बना सकते, हम दिखाएंगे आपको। ये मंगलयान नहीं चला इनका, आप पटना आइए, यहां हम रोज शनि देवता से बातें करते हैं, यान की भी जरूरत नहीं है।
कुछ बहुत छोटी छोटी भौतिक बातें बोल रहा हूं। कुछ खेलना सीखिए, कोर्ट पे उतरोगे ना, ये जितनी इमोशनल रबिश होती है दिमाग से अपने आप हट जाती है। नहीं तो बैठे रोते रहो, और ख़ास तौर पे महिलाओं में तो बहुत होता है। बैठे हुए हैं, सुबक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कोई घातक गजलें, गजब शायरी, ब्रेकअप का दर्द चल रहा है जबरदस्त। ये कोई संयोग भर नहीं है कि भारत में ये जो शेरो शायरी और गज़ल का सबसे स्वर्णिम युग था, यही वो युग था जब भारत भीतर से और कमज़ोर हुआ, खोखला हुआ, और भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करा। क्योंकि वहाँ जो बात ही है वो अधिकांशतः चेतना को डुबोने वाली है और मन को आंसुओं में डुबोने वाली है। वहां कुछ ऐसा नहीं है जो उदात्त हो, जो उठा देता हो आपको। वहां कुछ वही सब है जो आपको गिरा देता है, पस्त कर देता है, और आप में भाव ला देता है कि मेरा तो परिस्थितियों ने शिकार कर लिया, मैं तो विक्टिम हूं, मैं क्या करूं। या फिर फूहड़ आशिकी, तेरे होंठ, तेरी जुल्फें, तेरी आंखें, ये वो। और मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही वो सब चीजें हैं, व्यर्थ की उथली भावुकता, जो आपको जिंदगी में कोई भी सार्थक काम करने से रोक देती है। सब समझते हैं, पर कोई भाव है जो रोके दे रहा है। और कौन सा भाव है? ऐसे ही कोई भाव है, कैसे छोड़ दें। देखिए, आध्यात्मिकता और भावनात्मकता साथ साथ नहीं चल सकते हुए। आध्यात्मिकता के केंद्र में बैठा है त्याग। छोड़ दो, त्याग। और भावुकता के केंद्र में यही बात बैठी है, कैसे छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते तो दस 12 साल पहले की बात होगी। तो शनिवार को सुबह से सत्र हुआ करते थे पुराने बोध स्थल में। तो उसमें एक ये भी करते थे कि कुछ गाने लगा देते थे और समझने की कोशिश करते थे कि आम आदमी का मनोविज्ञान क्या होता है। तो उसमें एक दिन एक गाना लगाया, उसमें आशा पारिक थी पर्दे पर, और वो सफ़ेद साड़ी में गा रही थी, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ। मैंने कहा ये जो सामने व्यक्ति है ये सेहत से मस्त लग रहा है, ठीक ठाक है, दिखने में सुंदर है, कद काठी अच्छी पाई है, साड़ी भी फटी वटी नहीं है, माने रुपया पैसा भी है, तो इसको तकलीफ़ क्या है ज़िंदगी में? ये काहे को ऐसे गा रही है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी है क्या कटी पतंग। क्यों कटी पतंग है? और मुझे इस बात से बहुत आपत्ति इसलिए भी है क्योंकि सांस्कृतिक रूप से मैं अभी वैसा ही रहा हूं। मैंने भी अपनी जिंदगी में व्यर्थ की बहुत सारी भावुकता का बड़ा बोझ ढोया है और दंड भी भुगता है। और जब वो सब चल रहा होता है ना, तो उसमें एक रस मिलता है, बड़ा रस रहता है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। देखो, मैं भी तो विक्टिम हूं, मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ जमाने ने, वक्त ने कुछ गलत कर दिया है। अब मुंह ऐसा बना रखा है जैसे दुख अपने आप में कोई वर्च्यू नहीं होता, ये समझिएगा। दुखी होना अपने आप में कोई पुण्य की बात नहीं होती। लेकिन भारत में ये मूल्य बहुत व्यापक हो गया है कि जो दुखी है वो पुण्यात्मा है। तो लोग अपने आप को पुण्यात्मा सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती दुखी रहते हैं, और कोई हंसता हुआ मिल जाए तो कहते थे लफंगा, हंस रहा है,
हंसना, आनंदित रहना ही जैसे पाप हो गया, अपमान की बात हो गई। अब ऐसे ही समझ लो, हम यहां बैठे हुए हैं, ठीक, यहां पे कोई आकर के रोना शुरू कर दे, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, आपको बल्कि रहेगा देखो देखो देखो, उसके शब्द रूंधे जा रहे हैं, भला आदमी देखो रो पड़ा। अभी यहाँ आके हंसना शुरू कर दे हैं, कहते बदतमीज, आचार्य जी के सामने हंस रहा है। अरे ये आध्यात्मिक जगह है, यहाँ हंसा नहीं जाता, यहाँ रोया जाता है। काहे को रोया जाता है? क्यों रोया जाता है? रोने के लिए भी कोई वाजिब वजह है क्या आपके पास? क्या आप संसार की दुर्दशा पे रो रहे हो? आप उन वन्य प्राणियों पर और वनों पर रो रहे हो जो नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आपके पास रोने की कोई वाजिब वजह भी नहीं है। आपके पास रोने के लिए बस क्या है? कुछ नहीं, बस मनहूसियत है। क्यों रो रहे हैं? मनहूस है इसलिए रो रहे हैं, आदत हो गई है रोने की तो रो रहे हैं। कोई ऊंचा कारण भी है रोने के लिए भी? कोई ऊंची वजह है क्या? मुंह ऐसे हो रखा है, बिल्कुल ऐसे जैसे आटा गूंथ दिया गया हो, ऐसे पूरा मरोड़ दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, टट्टी नहीं खुली। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। वो भी रोते थे, वो अपने जागरण के कारण रोते थे, वो जगे हुए हैं तो जगत की दुर्दशा देख के करुणावश उनके आंसू आ जाते थे, वो अलग बात है बिल्कुल। आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्यों? ये सिद्ध करना चाहते हो कि शहीद हो, कि तुमने भी कुछ पाया? अरे शहीद वो होते हैं जो पहले लड़ाई में उतरते हैं। लड़ाई कोई लड़ी नहीं और शहादत का गर्व लेना चाहते हो। हजी साहब, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, हम भी गैरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, तू कमजोर आदमी है, बुज़दिल। वक्त पे क्या इल्जाम डाल रहा है? कोई चीज थी तेरे सामने, अगर वो वाकई कीमती थी और तुझे प्यार था तो जाता हक के साथ छीन कर लाता। तब तो टांगे कांप गई, कोई साहस नहीं दिखा पाया। अब कह रहा है वक्त करता जो वफा। वक्त बेवफा है, वक्त बेवफा है। वक्त बेवफा है तो मुंह क्यों लटका हुआ है? देखो, समझो, तुम्हारे पास बहुत वक्त नहीं है, तुम अभी मर जाओगे। तो बात क्यों नहीं समझ में आ रही? अभी मर जाओगे, क्या बचा रहे हो? तुम्हें मरना है, क्या बचा लोगे? रो के क्या मिलेगा? लड़ जाओ। और मरने से पहले जीने के लिए बहुत सारी माकूल और सुंदर वजहें हैं। तुम जबरदस्ती अपने आप को उनसे वंचित रख रहे हो, क्योंकि तुमको अपने पुराने गड्ढों में ही पड़े रहना है, वहीं जीना है, वहीं सड़ना है। वो गड्ढे मानसिक भी हैं और भौतिक भी। मन में जहां जी रहे हो उस जगह से बाहर आओ, और भौतिक रूप से भी जिस जगह पर जी रहे हो उस जगह से बाहर आओ। कोई बाध्यता नहीं है। जितनी भी तुमने अपने ऊपर बाध्यताएं बना रखी हैं, ये सब लेकर के चिता पे जाओगे क्या?
मैं पूछ रहा हूं। देखिए मेरी बात को समझिएगा, जल्दी से आपत्ति मत करने लगिएगा। मेरे होटल से लगी हुई एक बीच है, कल मैं वहाँ पे गया, वहाँ पर महिलाएं साड़ी पहन करके घूम रही थी। मुझे साड़ी से कोई आपत्ति नहीं है, साड़ी बड़ा अच्छा परिधान है। अपने घर में भी मैंने महिलाओं को साड़ी में ही देखा है। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए, मुझे साड़ी से आपत्ति नहीं है, पर मैं पूछ रहा हूँ तुम बीच पर भी साड़ी पहन के घूम रहे हो, साड़ी पहन के मरोगे? साड़ी पहन के पैदा हुए थे या साड़ी पहन के राख होगे? बताओ। नहीं नहीं, तो हिंदुओं में तो होता है, साड़ी पहना के तो राख करते हैं। और वो तो लपेट दी है, तुमने पहनी नहीं है, तुम पे लपेट दी गई है। ये सब बोझा ढो करके क्या मिलना है? जीवन इतना कुछ है जो तुमको दे सकता है, तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है अपने आप को उससे अलहदा रखना, वंचित रखना? क्यों जरूरी है, मैं पूछ रहा हूं। और फिर रोना, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है, मैं सफेद साड़ी पहन के घूम रही हूं। हमने कहा था सफेद साड़ी पहनो, खुद पहनी ना तूने, अब रो मत या उतार दे। इतने वस्त्र हैं दुनिया में, इतने तरह के पहनावे हैं, तू कुछ भी पहन ले। तू सफेद साड़ी पहन के पहले तो घूम रही है फालतू, हमारा भी दिमाग खराब कर रही है, ऊपर से रो रही है। ऐसे ही रोना है तो कोने में जाके रो, कैमरे के सामने मत रो। गंभीरता से लेने वाली एक ही चीज होती है, जिस चीज पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जिस चीज को बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, वो एक ही चीज होती है, मुक्ति। उसके अलावा सब कुछ बदलना सीखो। पुरानी सोच, देहगत भावनाएं, ये गंभीरता से लेने वाली चीजें नहीं हैं। बहुत गंभीरता रखो जीवन में बस एक चीज के लिए, क्या? जन्म का उद्देश्य है मुक्ति, बाकी सब चीजें निगोशिएबल हैं। बाकी सब चीजों को आगे पीछे किया जा सकता है, कभी स्वीकारा जा सकता है, कभी त्यागा जा सकता है। कुछ भी और नहीं है जो नित्य है। नित्य समझते हो, जिसको बदल ही नहीं सकते। बाकी सब कुछ परिवर्तनीय है और उसमें परिवर्तन होना चाहिए। मत डरो। यहां तो लोग हैं जो इस बात से भी डरते हैं कि जिस तरीके के बाल 20 साल पहले रखे थे वैसे ही तो रखने, हेयर स्टाइल बदलनी नहीं चाहिए। तुम्हारे हेयर नहीं बचे, हेयर स्टाइल बचा के रखे हुए हो। गंजा हो गया है, हेयर स्टाइल पुरानी है। वो जाता है वहां नाई के सामने, आता बोलता है वही जैसा कॉलेज के दिनों में मेरा स्टाइल था, काट दो। बोलता है टकले की चंपी कर सकता हूं, काटने के लिए कुछ बचा होगा तो ना काटूंगा। सब तो बदल रहा है, तुम बचाए क्या बैठे हो और क्या बचा ले जाओगे तुम? और यही दुख है, यही वेदांत की, यही बुद्ध की सीख है। जो बचाया नहीं जा सकता उसको बचाने की चेष्टा ही दुख है। और जब भी कोई व्यक्ति देखना जो बहुत दुख में सराबोर है, समझ लेना ये किसी ऐसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है जो बचाई जा ही नहीं सकती। कुछ समझ रही हैं आप? अभी आपको शायद समझ, आप चौथी बार भी पूछेंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिएगा।